यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंस्टाग्राम हमारे फॉलोअर्स को नोटिफाई कर रहा है कि इस वक्त हम लाइव हैं, तो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारे डिस्कशन पॉइंट्स हैं। आज का ये सेशन बेस्ड रहने वाला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर। तो क्या बातें मोदी जी ने कही और उन बातों का क्या तात्पर्य था, क्या बदलाव होने वाला है, व्यवस्थाएं किस तरीके से बदलने वाली हैं अब आने वाले दिनों में देश के अंदर, उसमें क्या हिस्सा क्या भूमिका राज्यों की रहने वाली है, क्या हिस्सा क्या भूमिका केंद्र की रहने वाली है। तो उसमें थोड़ा सा रीडिफाइन किया गया है उन व्यवस्थाओं को, और वही बातें आज प्राइम मिनिस्टर ने कही। तो लेकिन हम जो टीवी पर हम सुनते हैं बहुत ही डेकोरेटेड सी चीज़ें होती हैं, उनके पीछे की क्या बात है, उनके पीछे की क्या समझ है, वो थोड़ा सा आम पब्लिक की समझ से दूर की बातें रहती है। हम भी उसका कुछ प्रतिशत ही जान और समझ पाते हैं, जो कि अलग अलग सूत्रों से बातचीत करके हमें पता लगता है। तो इस लाइव सेशन में कुछ व्यू पॉइंट्स मैं रखूँगा, और उसके बाद में यदि आप कुछ व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं तो कमेंट्स में भी रख सकते हैं। एंड अगर आप ऑन कैम आकर अपनी बात कहना चाहते हैं, वो बात मेरे व्यू पॉइंट के अनुकूल भी हो सकती है और उससे अलग भी हो सकती है, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, बट आप अपनी बात कह सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बात प्रधानमंत्री ने आज कही वो ये है कि अब जो 18 प्लस का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जिसको लेकर के तमाम राज्यों में दिक्कतें आ रही हैं, और पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी हैं वो 18 टू 44 एज ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, और वो लोग भी लगातार इस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों का जो हम लोगों को फीडबैक और रिव्यूज़ मिलता रहता था, उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ। तो उस समस्या के निदान के रूप में प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी बात कही, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अब जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग का हो, उस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को अब केंद्र सरकार ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने वाली है। राज्य सरकार उस प्रोग्राम को ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक तक पहुंचाने का काम ज़रूर करेंगे, लेकिन जो उसका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है या वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट है, वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार करेगी। अभी मैं आपको बता दूं कि हो ये रहा था कि 50% जो वैक्सीन का प्रोडक्शन था वो केंद्र सरकार के खाते में जाता था सीधा सीधा, बाकी जो परसेंटेज बचता था वहाँ से स्टेट्स और प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ से उठाते थे। बट अब 75% का प्रोडक्शन सीधा सीधा भारत की केंद्र सरकार लेगी, और जो 25% है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास जाएगा। आज के डिसीजन में एक चीज़ अच्छी ये है कि अब इस पूरे सिस्टम को एक तो सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमने ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी देखे ओपनली, कहीं पे 1200 रुपये डिमांड किए जा रहे हैं, कहीं पे 1400 रुपये डिमांड किए जा रहे हैं, जबकि जो वैक्सीनेशन की कॉस्ट है वो पब्लिक डोमेन में है और वो कुछ 100 रुपये की ही है, मसलन 600 रुपये की है। तो उसके बदले में जो हायर प्राइसेस लिए जा रहे थे उन पर अब लगाम लगेगी, केवल 150 रुपये एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं वैक्सीन के प्राइस से। तो ये अच्छी बात आज के इस भाषण की रही, आज के इस डिसीजन की रही। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि हम इनसाइट्स की तरफ अब आगे बढ़ें, हम चीज़ों को अगर समझें तो उसमें फिर काफ़ी डेप्थ है, और मैं समझता हूँ कि यूथ लुक के जो दर्शक हैं उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी कि किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए, व्यवस्थाएं किस तरीके से चलती हैं, या किस तरीके से छोटी से छोटी घोषणा में लोग पॉलिटिक्स करते हैं। ये चीज़ हम इस चीज़ से समझ पाएंगे, और आपको पूरा अधिकार है कि आप इस व्यू पॉइंट को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में भी एंड लाइव आकर के भी। और सबसे पहले मैं आपको चेता दूं कि ये जो एंकर्स चैट का हमारा कार्यक्रम होता है, ये सोलली पर्सनल व्यू पॉइंट्स पर होता है, इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूथ लुक। तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कहा गया कि 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन है
वो अब पूरा जो काम है वो केंद्र सरकार ही देखेगी, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र सरकार अब से 2 हफ्ते का समय लेगी। 2 हफ्ते का मतलब है 21 जून, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं, अगर मैं दिल्ली के रेफरेंस में आपसे बात कहूं, तो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के जो फैमिली डिपार्टमेंट है उसने अपने सर्कुलर नंबर 410 और 412 में ये स्पष्ट किया था कि 18 to 44 का जो एज ग्रुप है उसके मद्देनज़र वैक्सीनेशन की अभी शॉर्टेज है, खासतौर पर कोवैक्सीन के रेफरेंस में कहा गया। और ये कहा गया कि कोवैक्सीन को केवल सेकेंड डोज के लिए रखा जाए, जो कि जून के दूसरे हफ्ते के बाद केंद्र सरकार से सप्लाई आने की उम्मीद है। यानी कि राज्यों का जो आकलन था या राज्यों के पास जो रिपोर्ट्स थी उसके आधार पर ये ऑलरेडी समझा जा रहा था कि वैक्सीन जो है, जो शॉर्टेज अभी चल रही है खास तौर पर 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए, उस शॉर्टेज को आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में दूर किया जा सकता है। ऐसे ऑलरेडी कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी ऑलरेडी संभावनाएं थी। आज प्रधानमंत्री ने उचित समय पे आके ये कहा कि अब वैक्सीन का जो प्रोक्योरमेंट है वो केंद्र करेगा और वो वैक्सीन राज्यों को प्रोवाइड की जाएंगी। ऐसे में जो व्यवस्था ऑलरेडी कुछ दिन के बाद पटरी पर आने वाली थी, अब वो अपने तय समय पे आएगी, बट उसका जो क्रेडिट है वो अब सॉलिडली केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। एंड दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। तो वैक्सीन ऑटोमेटिकली आने वाली थी एक सिस्टम के अंदर, लेकिन अब क्योंकि आपने कह दिया कि 21 तारीख से हम उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेंगे, और शायद यही रीज़न है कि आज के तारीख यानी 7 जून से अभी 15 दिन का गैप उसमें रखा गया है, क्योंकि वो चीज़ को आने का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो ऑलरेडी थोड़ा सा आगे है। तो ये 15 दिन का गैप रखा गया और 15 दिन के बाद सरकार इसको अपने ऊपर लेगी और ये काम फिर इस तरीके से लागू होने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस डिसीजन को लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर एक लंबे समय तक इस बात पर ही बोले कि जो विफलताएं रही वो विफलताएं खास तौर पर राज्यों की रही। राज्य जिद कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, राज्य जिद कर रहे थे कि उनके हाथ में चीज़ें हों, राज्य जिद कर रहे। देखिए, राज्यों ने डिमांड की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कई बार ऐसी मीटिंग्स के टेलीकास्ट देखे हैं जब प्राइम मिनिस्टर को लगा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो रहा तो उन्होंने अपनी सीएम पीएम मीटिंग के ब्रॉडकास्ट कराए, और उसमें ये चीज़ हम लोगों ने भी देखी कि जो राज्यों की सरकारें हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो डिमांड कर रही थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए और राज्यों को भी अधिकार मिलने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर के। और उसमें गलत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात कही गई है कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों के हाथ में आता है। हालांकि केंद्र अगर उस चीज़ को अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक जगह पर स्थितियां बेहतर हैं, दूसरी जगह पर स्थितियां खराब है। जैसे अभी हमने सेकेंड वेव में भी देखा, क्या दिल्ली की जो स्थिति थी वैसी सेम स्थिति छत्तीसगढ़ की थी? क्या वैसी सेम स्थिति केरल की थी? क्या वैसी सेम स्थिति तमिलनाडु की थी? लेकिन जब केंद्र अपना ऑर्डर निकालती है तो उस ऑर्डर में एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर आता है और पूरे देश को आपको एक तरीके से चलाना पड़ता है। ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन की मांग स्टेट्स ने की और उसके अंदर कुछ भी रॉन्ग नहीं था। मनमीत सिंह कहती हैं कि इफ सेंटर वाजंट डूइंग एनीथिंग एंड स्टेट्स डिमांड डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? मनमीत, मैं वही बात कह रहा हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ गलत नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन के बाद चीज़ों को हैंडल नहीं किया गया। आप देखिए, एक बड़े सिनारियो पे अगर हम जाएंगे तो पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने ये चीज़ तो देखी है कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई, जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं, प्राइम मिनिस्टर दिखे नहीं, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो दिखे नहीं, मिनिस्टर्स जो की रोल पर जो 2 लोग हम लोग अक्सर देखते हैं वो दोनों ही लोग बंगाल इलेक्शन के बाद लगभग गायब थे। और इस चीज़ को लेकर के लोगों ने बहुत मीम्स भी बनाए, बहुत से पोस्टर्स गुमशुदा के भी लगाए, और लोगों ने एक बड़े पैमाने पर ये डिमांड भी किया कि बड़े लेवल पर ये डिमांड भी किया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको फोर फ्रंट पे आकर के अब ये बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिजास्टर्स स्थिति उस समय पर देश के अंदर हो गई थी, लेकिन उस समय पर आप नज़र नहीं आए। दूसरी बात, जब गंगा जैसी पवित्र नदी जो कि विशेषकर हिंदू धर्म में पूजनीय है, उसके अंदर लाशों के बहने की खबरें आई, अव्यवस्थाओं की खबरें आई, तो प्रशासन पूर्ण रूप से चुप रहा। इनफैक्ट
उत्तर प्रदेश से खास तौर पर ये खबरें आई और वहाँ पर जो रामनामी चदरें होती हैं उनको भी हटाने का काम किया गया, क्योंकि एक एरियल व्यू में वो ऑरेंज कलर की चदरें दूर से नज़र आ रही थी कि ये डेड बॉडीज़ वहाँ पर हैं, उनको हटाने की बात की गई। तो उस समय पर भी प्रशासन लगभग गायब था। जब हॉस्पिटलों में अव्यवस्था फैली थी, जब ऑक्सीजन की कमी थी, जब बेड्स की कमी थी, जब आईसीयू की, जब वेंटिलेटर्स की कमी थी, और यूथ लुक भी अपने कई टीम्स के साथ, कई वॉलंटियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जब लोगों की मदद में जुटा था, तो हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय पर भी सरकार के नुमाइंदे पूरी तरीके से विफल थे, और जो बड़े लोग हैं, पदों पर जो लोग हैं, वो पदेन लोग उस समय पर पूरे तरीके से गायब थे। और आज इस बात को कहने में मैं ही नहीं, कोई भी साधारण आदमी इस बात को कहने से नहीं डरेगा, क्योंकि इस लड़ाई को आम पब्लिक ने अपने बूते पर लड़ा। तो उस टाइम पर तो आप पूरे तरीके से गायब रहे, लेकिन अब जब कोविड की वेव टल गई है, जब 33 हज़ार केसेस दिल्ली में एक दिन में आते थे, वो अब 300-400 पर आ गए हैं, तो उस समय पर आप आकर के और फिर क्रेडिट शेयरिंग का काम करते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं केंद्र और राज्य के बीच में, तो वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों को समझ में आता है। लेकिन उससे बड़ी एक बात यह है कि ये जो डिसीजन केंद्र सरकार का है वो सोलली केंद्र सरकार का नहीं है। इसमें 2-3 बड़ी गेम्स हैं। एक गेम मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी दिल्ली के सर्कुलर नंबर 410-412 से फैमिली डिपार्टमेंट के ये चीज़ स्पष्ट होती है कि व्यवस्थाओं का पहले से ही 15 जून के बाद सुधर जाने का एक कयास लगाया जा रहा था, और ऐसे में आकर के अब उस चीज़ को ये कहना कि 21 तारीख से व्यवस्था हम देखेंगे, वो अपने आप में एक प्रिडिक्टिव गेम है कि जो इम्प्रूवमेंट प्रिडिक्टिव था उस इम्प्रूवमेंट पे आकर के आपने अपनी स्टैंप लगा ली। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले और तमाम देश के न्यूज़ चैनल्स ने, तमाम देश के अखबारों ने इस खबर को छापा, क्योंकि अपने आप में बड़ी बात थी, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार की जो अलग अलग नीति रही, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक तरीके से फटकार केंद्र को लगाई और उनसे एक रिपोर्ट मांगी कि आखिर आपकी वैक्सीनेशन की नीति क्या है। ये रिपोर्ट अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जमा करानी है, अभी वो जमा नहीं कराई गई है। कहा यह गया कि एक ही देश के नागरिक हैं जो 18 से बड़ी उम्र के लोग भी हैं, 18 से 44, उसी देश के नागरिक हैं 45 से बड़ी उम्र के लोग। तो ऐसे में आप ये कहें कि हम लोग केवल 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और राज्य 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करें, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट केंद्र को अभी कुछ देर बाद कोर्ट में देनी है, कुछ समय के बाद कोर्ट में देनी है, लेकिन उससे तुरंत पहले आपने उस व्यवस्था को सुधार दिया। आपने अपने ऊपर पूरा जो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, चाहे वो 18 से हो चाहे वो 45 प्लस हो, अपने साथ में ले लिया है। यानी कि अगर जो पीछे फ्लॉज रहे भी होंगे, और जाहिर रूप से वो फ्लॉज रहे हैं तभी बदलाव किया गया है, उसकी जिम्मेदारी अब केंद्र ने ले ली है। हालांकि आम पब्लिक को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जहां पर केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टीज़ की सरकार होती है, वहां पर जाहिर रूप से अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, और ये अव्यवस्थाएं हो नहीं जाती हैं, ज़्यादातर ये अव्यवस्थाएं पैदा की जाती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और यहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें क्रेडिट के लिए आदमी कुछ भी करता है। तो इस वजह से अक्सर ये व्यवस्थाएं फैला दी जाती हैं। अब जब एक ही आदमी इस चीज़ को कंट्रोल करेगा तो एटलीस्ट इसके प्रोक्योरमेंट पर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर पॉलिटिक्स नहीं होगी। हाँ, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरीके की व्यवस्था है, कितने लोगों को आप एक दिन में वैक्सीनेट कर रहे हो, वैक्सीन का वेस्टेज कितना है, उस पर लेकर के पॉलिटिक्स ऑलरेडी भी चल रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट अब 21 तारीख से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसी चीज़ों पर सोलली ये जो राजनीति है ये अपना दम पकड़ेगी, ऐसा हम सबको समझ में अब आ रहा है। अगली बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोविन ऐप की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये लाइन सुनकर मुझे लगता है कि उन लोगों को तो ज़रूर हंसी आई होगी जिन लोगों ने कोविन को यूज़ किया है, और कोविन का पॉलिटिकल किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूँ। समझिएगा, पहली बात तो ये कि कोविन में अव्यवस्था इतनी है कि स्लॉट्स लोगों को मिल नहीं रहे हैं वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की वजह से। दूसरा, जब उसमें स्लॉट्स आते हैं वो इतना रैंडम है, उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि किस समय पर, किस जगह पर, किस पिन कोड पर वो स्लॉट्स और नंबर्स को ओपन कर देते हैं, फिर किस समय पर किस जगह के स्लॉट्स को वो
सोल आउट कर देते हैं, यानी कि बुक कर देते हैं। तो इस तरीके की रैंडम अवेलेबिलिटी की भी व्यवस्था है, और लोगों ने उस कोविन सॉफ्टवेयर को एक आध बार क्रैश होते हुए भी देखा है। हालांकि वो बड़ी समस्या नहीं थी, एक आध की बात है, और वो कोई भी सॉफ्टवेयर जाहिर रूप से हो सकता है। इसकी अवस्था का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, कई प्राइवेट वेबसाइट्स, कई प्राइवेट वेब ऐप्स, और साथ साथ पेटीएम जैसे बड़े एप्लीकेशंस, ये आपको स्लॉट बुकिंग के लिए अलर्ट्स देते हैं। यानी कि इस चीज़ में भी प्राइवेट सेक्टर को घुसा दिया गया। ये इनडायरेक्ट बिजनेस है, हालांकि इससे आपत्ति नहीं है वो, क्योंकि हमको एड कर रहे हैं। हालांकि वो बिजनेस जनरेशन का एक जरिया तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो सुविधा दे रहे हैं तो नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन यस, वो कोविन की तो कमी है। अब आम पब्लिक जिसको अपना स्लॉट बुक करना है, तो वो हर 2 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद कोविन को खोल करके नहीं देख सकता है। दूसरा, कोविन का प्रयोग किस तरीके से किया गया, वो ये कि जब डेटा हमारी गवर्नमेंट देती है कि एक दिन में कितने लोगों को हम लोगों ने एसएमएस भेजे, कितनी बार हमारी एपीआई हिट हुई। एपीआई बैकग्राउंड का वो सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम होता है, आप समझिए वो पाइप होती है जो किसी सर्विस को कॉल करती है। यानी उस पर आप हिट करते हैं तो आपको उसके बदले में एक रिस्पॉन्स आता है, कोई एसएमएस आता है, ओटीपी आता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम लोगों ने कितने ओटीपी जनरेट किए, करोड़ों में वो संख्या होती है। तो हर आदमी ये समझता है कि जितने ओटीपी जनरेट हुए, इसका मतलब उतने लोगों को रजिस्टर किया गया है कोविन पर। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझना होगा कि जितनी बार आप कोविन ऐप में लॉगिन करते हैं, चाहे आप वेबसाइट पे कर रहे हैं, चाहे आप ऐप पे कर रहे हैं, तो आपको ओटीपी जनरेट किया जाता है। और एक बार अगर आपने लॉगिन करके तुरंत आप लॉग आउट हो गए, सर्वर डाउन हो गया, और आप फिर से लॉगिन कर रहे हैं, तो फिर से वो ओटीपी जनरेट होता है, तो वो 2 बार काउंट होगा। इसी तरीके से उस कोविन ऐप में जब आप जाते हैं तो मल्टीपल एसएमएस आपको भेजे जाते हैं। और गवर्नमेंट जब खास तौर पर क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर को रेगुलरली फॉलो करता हूं, तो उनका अगर हम पोर्टल देखेंगे तो वो ज़्यादातर यही बताते हैं कि कितनी बार एपीआई हिट की गई। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा गेम है कि वो संख्या, क्योंकि फिर वो करोड़ों में दिखती है, इस तरीके से भी कोविन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कहना कि कोविन को इंटरनेशनल फेम मिल रहा है, कोविन को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो मैं बाद में IGTV पर भी छोड़ूंगा, तो आप उसमें भी बता सकते हैं। एक और जो बड़ी बात है कि क्यों अब इस वैक्सीनेशन के जो गेम है, क्योंकि अब गेम ही बन चुका है, जिस तरीके से बॉल को इधर से उधर फेंका जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार फिर से क्यों आ रही है, स्टेट का कोटा दोबारा से सेंटर क्यों ले रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे इनिशियली प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोग्राफ होती थी, और वो फोटोग्राफ कोई छोटे साइज़ की नहीं होती थी, अच्छे खासे साइज़ की वो फोटोग्राफ, एक नीचे पूरी एडवर्टीजमेंट होती थी और प्राइम मिनिस्टर की उस पर फोटोग्राफ होती थी। राज्यों ने इस पर लगातार आपत्ति जताई, जिसके बाद कुछ राज्यों ने, जिनके पास पूर्णाधिकार हैं, उन राज्यों ने उस सर्टिफिकेट से प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो को हटा करके केवल चीफ मिनिस्टर्स की फ़ोटो लगाना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली ऐसा हुआ, इससे पहले छत्तीसगढ़ में ऐसा हो चुका है। अल्टीमेटली जो लोग डिजिटल मीडिया पर नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा नहीं फॉलो करते, जो लोग केवल और केवल अपने हाथ में जो पेपर उनको सर्टिफिकेट उनको वैक्सीनेशन के बाद मिलेगा उस पर निर्भर हैं, तो उनके घर पर वो पेपर जा रहा है जिस पे प्राइम मिनिस्टर की जगह अब चीफ मिनिस्टर की फोटोग्राफ है। 2022 आने वाला वर्ष इलेक्शन के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बड़े राज्यों में अब चुनाव आ रहा है, जिसमें एक है पंजाब, जहां पर ऑलरेडी फार्मर प्रोटेस्ट का काफ़ी नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। दूसरा है उत्तर प्रदेश, जो अपने आप में इतना बड़ा राज्य है कि कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उत्तर प्रदेश तय करता है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें उनके पास हैं। तो ये 2 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, और इन चुनावों में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती केंद्र सरकार कि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कोई कमी आए, जो क्रेडिट शेयरिंग है उसमें कोई नुकसान उठाया जा सके। ऐसे में अब क्योंकि सारी वैक्सीन्स जो है वो केंद्र प्रोवाइड करेगा, तो आप किस बेसिस पर अपनी फोटोग्राफ लगाएंगे? तो एनी हाउ इनडायरेक्टली अब चीफ मिनिस्टर्स की मजबूरी होगी कि क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है, केंद्र के सहारे चल रहा है, तो आपको प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ उसमें फिर एक बार डालनी पड़ेगी। दूसरा, अब आप उसको ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने भी तो बीच में अपनी फोटोग्राफ लगाई थी। तो पहले जो ये हो रहा था कि अपोज किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ वैक्सीनेशन पर ना हो,
और उसके बाद में अपनी फ़ोटोग्राफ चीफ मिनिस्टर्स ने लगाई, तो अब आप वो अपोजिट उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भी वही गलती दोहराई। छत्तीसगढ़ और बंगाल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पर प्राइम मिनिस्टर की जो फोटोग्राफ है वो पुनर्स्थापित होगी, री इंस्टॉल हो जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, तो वो लोग शायद प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ को जारी रख सकते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के जो वाकयात हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीएम योगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसकी इन डेप्थ जो डिटेल्स हैं वो मैंने पढ़ी है, बट मुझे लगता है कि इस लाइव सेशन के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। बट येस, इसके एविडेंसेस इस चीज़ से नज़र आते हैं कि ट्वीट पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर एक डिग्निटरी को विश करते हैं, सीएम योगी को उन्होंने विश नहीं किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार के जो भी उत्तर प्रदेश भाजपा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पर से भी प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटोग्राफ अब हटा दी गई है। और ये चीज़ आप मेरे कहने पर मत मानिए, आप लोग खुद जाकर के ट्विटर पर चेक कीजिए। तमाम राज्यों की जो बीजेपी के पेजेस हैं, स्टेट बीजेपी के पेजेस हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोग्राफ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और अमित शाह जी की फ़ोटोग्राफ भी आपको कई पेजेस पर दिखेगी। बट उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि एक टसल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच में, तो अब वहाँ से भी उनकी फ़ोटोग्राफ हटा दी गई है। तो ऐसे में यूपी में भी फिर एक बार अपनी तस्वीर का वर्चस्व बनाने के लिए सर्टिफिकेट पर आना ज़रूरी था, और केंद्र ने एक बड़ा दाव अब चला है। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी बातें हैं आज की इस स्पीच के पीछे। लेकिन बहुत दुख हुआ ये देख करके, ये जानकर कि जिस तरीके से ब्लेम गेम खेला गया व्यवस्थाओं के ठीक होने के बाद, ये उचित नहीं है। ये एक लड़ाई है जो आम जनता ने अपने बूते पर सेकेंड वेव में लड़ी। उनको उम्मीद थी कि गवर्नमेंट साथ देगी, साथ नहीं मिला। लेकिन अब कम से कम जब ये केसेस कम हो रहे हैं, थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे में बजाय कि हम लोग फिर एक बार क्रेडिट शेयरिंग का गेम खेलें, हम लोगों को व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आम पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। क्योंकि खासतौर पर दिल्ली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आज से मार्केट्स खुले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निकल पड़े हैं। दुकानें ऑड इवन के पैटर्न पर खुलनी थी, लेकिन तमाम दुकानें खुली हुई हैं। अगर उनसे पूछो कि आपने भी दुकान क्यों खोली है, तो वो कहते हैं कि अभी हमें ऑड इवन के नंबर अलॉट नहीं हुए हैं, तो हमें नहीं पता कि हम ऑड डे खुलेंगे इवन डेट। तो अगर बगल वाले ने खोली है तो हम क्यों नुकसान उठाएंगे। व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसी बातें बताई हैं जो आपके लिए नई होंगी, काफ़ी ऐसी बातें भी हैं जो आप लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगेंगी। तो आपका उस पर क्या व्यू पॉइंट है, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों के लिए IGTV पर छोड़ रहा हूं, और हो सकेगा तो इसको हम YouTube पर भी डालने की कोशिश करेंगे। आप लोग यूथ लुक के साथ ट्यून रहिए और अपने व्यू पॉइंट्स हर एक खबर को लेकर के हमें देते रहा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।